हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू हिमालय एड्यू हब। आज की जो हमारी जो चर्चा है वो इस बात पर रहेगी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे सीयूटी के सिलेबस का, हमारे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ हम उस चैप्टर को शुरू करने से पहले बहुत बेसिक बातें जो हिस्ट्री की, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसा हो जाता है कि हम आगे तो बढ़ते रहते हैं, हमें बेसिक्स हैं वो हमारे वो क्लियर नहीं हो पाते। तो उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री की बात की जाए तो इसके अंदर हम टाइम पीरियड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? जिसमें हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उस पूरे टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर काउंट करते हैं। हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर बेस्ड है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, ये अभी आने वाले हम टाइम में हम देखेंगे, अभी इसी लेक्चर के अंदर, कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, ये सब क्या होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। दूसरा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंस तो अवेलेबल है लेकिन हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, ऐसी हिस्ट्री को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमारे पास रिटन सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट को हमने डिसाइफर कर लिया है, हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो वो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट रहेगा। इसमें एक चीज और आ सकती है कि जैसे हम देखते हैं कि एक सिविलाइजेशन का नाम आता है वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये किसका पार्ट है, इसको किस पीरियड में हम रखेंगे? तो अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिटन हिस्ट्री तो अवेलेबल है बट उसका आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही चीज अवेलेबल है तो भी हम किसको रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक में रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री का डिवीजन है जो हम देखते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर हम जो हमारा जो पहला टॉपिक है अगर हम उसकी बात करें तो वो प्रोटो हिस्टोरिक का पीरियड का जो टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस पर हमारी आगे चर्चा रहने वाली है। देखिए आगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस को। देखो, हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सोर्सेस को समझ लें। सोर्सेस है क्या, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो हमारे लिए सोर्स है। ठीक है, तो अभी जैसे पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो पढ़ने को मिलती है। तो इसमें हमारे पास सोर्सेज जो है वो हमेशा दो तरह के होंगे, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे या हमारे पास होंगे लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आएगा? देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि ब्रिक्स, बोन्स, बीड्स, बिल्डिंग, सील्स, स्कल्पचर्स, यानी कि रिमेन्स। ठीक है, जो बच गया, एक सिविलाइजेशन बनी थी वो एक टाइम पीरियड में एंड हो गई, उसके बाद जो उसके रिमेन्स बच गए, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और लिटरेरी सोर्सेस का मतलब है हमारे पास कोई रिटन सोर्स उसका क्या है, अवेलेबल है। उसके अंदर जैसे कि आ जाएंगे बुक्स, आ जाएंगे रिलीजियस टेक्स्ट, ट्रेवलॉग्स आ जाएंगे, फोक लिटरेचर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेवलॉग्स का मतलब यानी बाहर से जो फॉरेनर्स आए जिन्होंने उस टाइम पीरियड में विजिट किया और क्या डिस्क्रिप्शन दिया उस टाइम पीरियड का, उसे ट्रेवलॉग्स कहा जाता है। रिलीजियस टेक्स्ट भी हमारे लिए हिस्ट्री के सोर्स का काम करते हैं। देखो, उसके अंदर कोई डायरेक्ट हिस्ट्री मेंशन नहीं की होती उस टाइम पीरियड की, तो कभी कई बार हमें हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, कई बार डायरेक्ट रेफरेंस भी दिया गया हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो सोर्स कैसा है। रिलीजियस टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हमारे जो वेद हैं, वेदास, उसके साथ साथ पुराण है हमारे लिए। ठीक है, महाभारत है, ये हमारे लिए रिलीजियस टेक्स्ट का, और ये तो हिंदुइज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है।
इसके साथ साथ बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट आ जाएंगे, जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट आ जाएंगे, जो कि हमारे लिटरेरी सोर्सेज का पार्ट है। बुद्धिज्म में जैसे आप कह सकते हो जो पिटक है उनके, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइम पीरियड की हिस्ट्री को डिसाइफर करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी सोर्स होगा और उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, तो हम उसको हिस्टोरिक पीरियड में नहीं रख पाएंगे, वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट हो जाएगा। या फिर हम कहें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो है लेकिन हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है उसका, तो भी उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की कुछ लिमिट्स होती हैं। ठीक है, उससे हमें इंटरप्रिटेशंस निकालनी पड़ती। अगर आप देखोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हमारी कंप्लीट नॉलेज है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है, तो हमारी जो कंप्लीट नॉलेज है उसकी वो बेस्ड है हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि आपके जो चैप्टर का नाम है वो पड़ा ब्रिक्स, बोन्स, बीड्स एंड सील्स। ये हमारे चैप्टर का नाम, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट नॉलेज है वो इस बात पर बेस्ड है, क्योंकि कि हमें जो पता लगता है वो सारा का सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही लगता है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम कैसे दिया गया या क्या है उसको हम देखते हैं। चलिए अब पहले हम एक आगे स्लाइड पर चलते हैं। ये आप मैप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपकी एनसीईआरटी का ही मैप है। देखो क्या हुआ कि एक्चुअली में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी क्या। ठीक है, आज से अगर हम बात करें तो रफली 4000 ईयर्स पहले, ठीक है, एक इंसान ने बस्ती बनाकर रहना शुरू किया। अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बात करूं, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखोगे तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने, पहले जो इंसान था, अगर आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा हो तो इंसान इवॉल्व होता होता होता, ठीक है, जैसा आज होम्योसैपियंस दिखते हैं वैसा बना। उसके बाद बहुत लंबा टाइम तक उसने जो अपनी लाइफ है वो एज अ हंटर गैदरर बिताई उसने। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, एक जगह टिक कर नहीं रहता। लेकिन आज से 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स पहले, एक बड़ी घटना घटित हुई। इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीखा। अब एग्रीकल्चर ने क्या चेंज लाया इंसान की लाइफ में, तो इंसान को एक जगह टिक कर रहना सिखा दिया। जो इंसान पहले हंटिंग और गैदरिंग करता था, जगह जगह घूमता रहता था, उसको इस बात पे मजबूर किया कि वो एक जगह रुके और वहीं सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, अब उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर जब करना स्टार्ट किया तो ये इंसान के लिए जरूरी था कि वो कहीं ऐसी जगह अपना प्लेस बनाए जो कि क्या हो, रिवर के पास हो, यानी वाटर रिसोर्स उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जैसे इंसान ने सेटल डाउन होना शुरू किया तो धीरे 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 क्या हुआ, एक पूरी सिविलाइजेशन बन गई, एक पूरी की पूरी बस्ती के अंदर आप कह सकते हो वो चेंज हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि रिवर्स का होना मैंडेटरी था, तो जो पहली सिविलाइजेशन वर्ल्ड्स में बनी वो सारी की सारी रिवर सिविलाइजेशन है, रिवर की वैली में बनी। ठीक है, और इंडिया में अगर आप देखोगे तो वो सिविलाइजेशन हमें दिखाई देती है इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलुज है, इसके साथ साथ ब्यास रिवर है। इसके आसपास जो है आप कह सकते हो कि इंडस वैली की जो साइट्स हैं वो डेवलप हुई। ठीक है, इंसान ने इसी के पास रहना शुरू किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल एक सिविलाइजेशन और हमें दिखाई देती है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि मेसोपोटामिया इराक के अंदर है। ठीक है, और आप यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बैंक पर वो पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश हुई। तो ये एक सिंबल था कि अब इंसान सेटल्ड लाइफ जिएगा और उसके बाद आगे की जो जर्नी है एवोल्यूशन की वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इंडस रिवर और उसके आसपास जब सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो इसी कारण पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है, और जो पहला शहर इसका ढूंढा गया था वो ढूंढा गया था हड़प्पा, जो कि लगभग लगभग यहाँ है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। ठीक है, दूसरी सिटी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मोहनजोदड़ो, ये सिंध पाकिस्तान के अंदर। ये सारी साइट्स का जो मैप आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, एक सुतकांगेडोर है,
इसके साथ साथ बालाकोट है, चनहूदड़ो है, धोलावीरा है, ये बाकी इसकी साइट्स हैं। यहाँ पर देखिए, तो स्टार्टिंग में जो अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो इसकी जो साइट्स हैं वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास डिस्कवर की गई, इसीलिए जो इसका नाम है वो मिलता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो पहली साइट है वो डिस्कवर किसने की थी, तो वो जॉन मार्शल ने डिस्कवर की थी, और उनके साथ साथ सर राय बहादुर दयाराम सहानी थे जिन्होंने फर्स्ट साइट को डिस्कवर किया 1921 के अंदर। और पहली साइट जैसे मैंने बताई कौन सी थी, हड़प्पा थी। ये किस रिवर के बैंक पर है, तो ये रावी रिवर के बैंक पर हमें दिखती है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, और उसके साथ साथ एक आपको बुक यहां दिखाई देगी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931। इसको लिखने वाले व्यक्ति भी सर जॉन मार्शल है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम देखते हैं चीजों को आगे। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो एक तो इसे फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इंडियन हिस्ट्री में से कहते हैं फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन यानी पहली बार इंडिया में हमें सिटी सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है, शहर, बड़े बड़े शहर बसाए गए इसके अंदर, तो इसलिए इसे फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन भी कह दिया जाता है। दूसरा, ये थर्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, इससे पहले भी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस टाइम पीरियड में ब्रोंज मेटल का यूज सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, ब्रोंज कैसे बनता था, कॉपर प्लस टिन, दो मेटल्स को मिलाकर ब्रोंज बनाया गया। ठीक है, और ब्रोंज का यूज सबसे ज्यादा हुआ इस टाइम पीरियड में, इसीलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो कौन सी है, थर्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, प्री हड़प्पन, फिर है मेच्योर हड़प्पन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब यह है कि जब सिविलाइजेशन अपनी स्टार्टिंग एज में थी और धीरे धीरे क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आप देखोगे मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन का मतलब यह है कि वो सिविलाइजेशन अपने टाइम पीरियड के पीक पर थी। ठीक है, और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी जब सिविलाइजेशन का एंड होना स्टार्ट हुआ। एक चीज जैसे यहां पर आया होगा कि बारी बारी हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड का भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक तो जैसे बताया गया कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहा, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इंडस रिवर और उसके आसपास के जो एरियाज है उसके अंदर ये डेवलप हुई। लेकिन अब जैसे अगर आप कहोगे कि जी इसमें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी लिख रखा है, तो इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर की गई वो हड़प्पा थी। ठीक है, और यहां पर आप एक चीज और देखोगे कि बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जो इंडस ट्रिब्यूटरीज के बाहर या इंडस ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया उससे बाहर भी मिली हैं। ठीक है, जैसे एक साइट है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में। अब ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया नहीं है या इंडस वैली का एरिया नहीं है। वहां पर भी जब साइट्स मिली तो अगर ये पता लगा कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली तक लिमिटेड नहीं है, तब इसका नाम चेंज करके इसे मोर रेलेवेंट नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड देखने की बात करें तो जैसे प्री हड़प्पन जो पीरियड है, जब बहुत अर्ली स्टेज में थी ये सिविलाइजेशन, तो उसका टाइम पीरियड है 3200 से 2600 बीसी। ठीक है, अब यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये टाइम पीरियड उल्टा क्यों चल रहा है, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन इस बात की लेकर चलेंगे कि टाइम पीरियड 3200 से 2600 कैसे हुआ। ठीक है, और ये इसके साथ साथ जो एक वर्ड जोड़ा गया है बीसी, इसका क्या मतलब है, या बीसीई भी कहा जाता है, क्या मतलब है इसका, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे, साथ में इसको समझते हुए चलेंगे। देखो, टाइम पीरियड के डिवाइडेशन के पर्पज से, ठीक है,
ये किया गया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ईयर को मान लिया गया 0। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट का बर्थ जिस टाइम पीरियड में हुआ, क्या उससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था। ठीक है, उसके बाद हम उस टाइम में जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उनके बर्थ ईयर को तो 0 मान लिया गया, और उनके बर्थ से अब तक कितने ईयर्स हो चुके हैं? 2023, है ना, 2023 साल चल रहा है, आप सभी देख रहे हो। तो फिर उसके टाइम, उससे पहले जो टाइम पीरियड था उसको क्या कहा जाता है? इसके साथ तो हम लगाते हैं एडी, एनो डोमिनी। ठीक है, या एक वर्ड यूज होता है सीई, कॉमन एरा। एनो डोमिनी मीन्स इन द टाइम ऑफ जीसस। अब अगर हम बात करें कि इसके पहले का जितना टाइम पीरियड है सबको कहा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या उसे कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। ये कहा जाता है उसको, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मैथ्स की जो हमने देखा था, -1, -2, -3, ये कुछ वैसा सा कंसेप्ट है। अगर हम मैथ्स के अंदर देखें तो -3 से बड़ा नंबर क्या होगा? -2। -2 से -1 क्या होगा? बड़ा। लेकिन ये मैथ्स नहीं है, हिस्ट्री है, इसमें हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो ईयर्स जब हम बीसी की बात करेंगे ना, तो इसमें क्या होंगे? उल्टे चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहां देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 1, क्योंकि टाइम हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, हमें 0 की तरफ आना है, तभी 2023 तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं 3 BC, तो उससे अगला जो ईयर होगा बीसी के अंदर कौन सा होगा? 2 BC, फिर 1 BC, फिर हम आ जाएंगे 0 पे, और फिर 1 AD। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे, इस कंसेप्ट को। अब अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा फिर? ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, अगर हम प्री हड़प्पन की बात करें तो 3200 BC, ठीक है, से लेकर 2600 BC तक का टाइम पीरियड है। और अगर मैच्योर हड़प्पन की बात करें, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 2600 से 1900 तक का जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है। अगर आपसे बाय चांस ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताइए, तो आप इन तीनों में से कौन सा बताएंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए मैच्योर हड़प्पन का जो टाइम पीरियड है वही आप बताओगे। और इस टाइम पीरियड में यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जी अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी क्यों कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम वो आदमी है जिन्हें इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फर्स्ट हेड अपॉइंट किया गया, डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इंडिया में आर्कियोलॉजी का काम, उसकी रिसर्च शुरू करवाने का क्रेडिट जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ठीक है, तो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट हेड रहेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये टर्म काफी यूज होती है, आपकी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, अब क्या है, देखो डेफिनेशन दे रखी है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल फाउंड विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम, फाउंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात एक्सेट्रा। क्या है, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, जिनका स्टाइल क्या है, अलग है, और वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से मिले हैं, और उनका जो संबंध है, उनका जो रिलेशन है, वो एक ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड से है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक कल्चर से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो हड़प्पन कल्चर से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। और वो हमें मिले कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट हैं क्या क्या? सील्स हैं, वेट्स हैं, स्टोन, ब्लेड, बेग्ड ब्रिक्स। ये सब चीजें हड़प्पन कल्चर से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये अलग, इनका स्टाइल अलग है। ठीक है, और ये एक ज्योग्राफिकल एरिया से मिले हैं, और
आप ये भी कह सकते हो कि इनका जो टाइम पीरियड भी था वो भी क्या था, सेम था। इन सभी को हम हड़प्पन कल्चर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। चलिए, ये जैसे आप पिक्चर है आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ये आपके सामने बीड्स दे रखे हैं, वेट्स ब्लेड्स दे रखे हैं, जो कि ये वेट्स हैं, बीड्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये कल्चर को दिखाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सील्स, ये आपकी बुक के पेज, जो फर्स्ट पेज है बिल्कुल, जब आप जहां से आपकी बुक शुरू होती है वहीं दे रखा है आपको। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है, एक सील बनी हुई है। ठीक है, इस पर आप एक एनिमल मोटिफ भी देख पा रहे होगे, एक एनिमल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, ये क्या क्या कहना क्या चाहता है यहाँ हम समझ नहीं पाए हैं इसको। ठीक है, अब जो सील्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हमें है ना, वो सील्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, आपने एक मूवी आई होगी मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की, आपने देखी भी होगी। ये वैसे उसके पास भी एक सील होती है, ऐसा सब मोटिफ उसके ऊपर भी बना होता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो प्रिंट किया गया यूनिकॉर्न। ठीक है, बुल को प्रिंट किया गया है, तो ऐसे एनिमल मोटिव्स वो बनाया करते थे। यहां भी आपको एक फिश की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट पर भी हम जब जाएंगे तो ये लोग आप कह सकते हो कि पिक्चर्स का यूज है वो ज्यादा करते थे। तो हमारे लिए सील्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ही हमें सील्स से मिलती है, सारी इंटरप्रिटेशन हमारी सील्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सील्स बनती किससे थी? सील्स बनती थी स्टीएटाइट से। ठीक है, स्टीएटाइट एक तरह का आप कह सकते हो सॉफ्ट स्टोन था। ठीक है, जो कि सदर्न राजस्थान और गुजरात से मंगवाया जाता, सदर्न राजस्थान और गुजरात से मंगवाया जाता था। और इसका क्या यूज क्या था सील्स का? क्या ये इसलिए छोड़ गए थे कि आने वाले लोग हमारे बारे में इससे पढ़ पाएंगे? नहीं, ऐसी हमारी इंटरप्रिटेशंस, हमारी का मतलब यह है कि हिस्टोरियंस की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बात कहती हैं कि जो सील्स है ना, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन का सोर्स थी या कम्युनिकेशन का काम किया करती थी। ठीक है, एक तो आप कह सकते हो कि ट्रेड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होता था, इसमें सील्स को काफी यूज किया है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए। ठीक है, दूसरा इसका मेन काम था कम्युनिकेशन। अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये सारी की सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है ना, हमारे पास इसका कोई रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है भी तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उसकी कोशिश की है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है कि हम उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन निकल के आता है हिस्टोरियंस का कि ये इसका यूज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए किया जाता होगा। ठीक है, अब आप कहोगे किस तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है? कि जैसे क्या होता था कि प्रोडक्ट्स को पैक करके उसके ऊपर सील्स लगा दी जाती थी। ठीक है, अगर सील इंटैक्ट है तो इसका मतलब यह है कि पैकेज जो डिलीवर किया गया है वो सेफली डिलीवर किया गया, उसमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया गया या किसी ने उसको निकाला नहीं है रास्ते में। ठीक है, अगर सील इंटैक्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ कहीं ना कहीं रास्ते में जो छेड़छाड़ है वो की गई है। ये पहली बात थी। दूसरा, यहां पर अगर आप देख रहे होगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि या तो ये कोई एड्रेस लिखा गया हो या जिसको प्रोडक्ट डिलीवर किया जाना है उसका नाम लिखा गया हो। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए दो काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट करती थी। ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगा दिया जाता था उसको। ठीक है, और दूसरा काम है कम्युनिकेशन का भी ये काम करती थी। जैसे मैंने बताया कि ये बनती भी थी स्टीएटाइट से। स्टीएटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है। सॉफ्ट स्टोन का मतलब यह है कि उसको मोल्ड करना, उसको शेप देना बहुत आसान है। ठीक है, इसीलिए उससे बनाया जाता था।
और यहां पर यह है कि सील्स की कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी ये भी डिफाइंड नहीं था। तो अगर हम कहें नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, तो कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं थी उसकी। सील्स हमें हर स्ट्रक्चर में मिलती हैं, राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, बहुत सारी तरह की जो सील्स है वो सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास अवेलेबल है। क्या हर सील पे कुछ ना कुछ लिखा जाता था? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें कुछ ऐसी सील्स भी मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो सील्स के ऊपर एक थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी थी। अभी हम चैप्टर का बेसिक ही देख रहे हैं कि हमें किन किन चीज़ों को आगे देखना है। बेसिक इंट्रोडक्शन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बिगिनिंग की बात करते हैं, शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जिसके अंदर आप देखते हो कि मोहनजोदड़ो जैसे, राखीगढ़ी जितने बड़े बड़े बड़ी जो सिटीज हैं वो डेवलप की गई, तो वो कोई सिविलाइजेशन एक दिन में डेवलप तो हुई नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी एक पीरियड देखा था जिसे प्री हड़प्पन पीरियड कहा जाता है, कि जब ये अपने बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थी। ठीक है, तब ये एक अर्बन रेवोल्यूशन नहीं था या अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी, तब ये आप कह सकते हो कि रूरल स्ट्रक्चर ही था तब तक। ठीक है, तो वहां से इसकी क्या होती है, बिगिनिंग होती है। जब हम देखते हैं या हिस्टोरियंस देखते हैं, जब एक्सकवेशन किया गया, एक्सकवेशन का मतलब यह है कि जब साइट्स को ढूंढा गया, अंदर से जमीन के नीचे से निकाला गया, क्योंकि बहुत सारा डेपोजिशन हो जाने के कारण जो साइट्स हैं वो जमीन के अंदर दब गई। तो जब एक्सकवेशन किया गया तो देखा गया कि लेयर्स ऑफ आप फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर। ठीक है ना, हमें फाइंडिंग एक लेयर में नहीं कई लेयर्स में मिली। ठीक है, और वहीं उन्हीं प्लेसेस पर हम देखते हैं कि कुछ डिस्टिंक्टिव पॉटरी, पॉटरी का मतलब पॉट्स वगैरह, अर्थन पॉट्स हैं जो मटके वगैरह हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, उसके साथ पेस्ट्रलिज्म और बहुत कुछ तरह का जो आप कह सकते हो छोटे मोटे जो क्राफ्ट्स वगैरह हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, हमें वहां पर आप कह सकते हो कि पशु चराने के या एनिमल हर्डिंग के भी जो एविडेंस है वो मिलते हैं। तो वो क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करते, या अगर मैं बहुत ऐसे बताऊं कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड से मैच नहीं करता। ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट्स, स्मॉल सेटलमेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की फीचर नहीं है। सेटलमेंट्स तो बड़ी बड़ी थी, तो उन्हीं एरियाज के अंदर स्मॉल सेटलमेंट्स का मिलना, कुछ अलग तरह की पोट्री का मिलना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है कि कोई और सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करती होगी, जिसे हमने प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नाम है वो दिया है। ठीक है, और हम जब इन साइट्स को स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज का और पता लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है और जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनके बीच में ना हमें एक ब्रेक दिखाई देता है कि पहले अर्ली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई, फिर बीच में ब्रेक आया, यानी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई, और फिर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो दोबारा डेवलप होती है। तो बीच में एक ब्रेक है सिविलाइजेशन के। अब उस चीज का हमें कैसे पता लगता है? तो लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहां पर हमें लार्ज स्केल बर्निंग है उसके जो एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं। तो जिससे देखकर हम एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है और प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके बीच में एक ब्रेक रहा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा लगता है कि पहले अर्ली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा से डेवलप होनी शुरू हुई और कंप्लीट मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन बनकर हमारे क्या आती है, सामने आती है। चलिए अब देखते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या है? ठीक है, देखो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जीते कैसे थे, खाना पीना उनका कैसा था, क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, फूड हैबिट्स क्या थी, उसके बारे में हम देखते हैं। खाना पीना कैसे करते थे, तो एक तो ये है कि मैच्योर हड़प्पन साइट सिविलाइजेशन के जो जो साइट्स है उसमें हमें एक चीज पता लगी है कि उनकी जो
फूड हैबिट्स हैं वो अर्ली हड़प्पन कल्चर से क्या करती हैं, मैच करती हैं उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। ठीक है, एक देखिए कि हम कह सकते हैं कि एट वाइड रेंज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो इससे एक चीज निकलकर हमारे सामने आती है कि एनिमल और प्लांट्स दोनों को कंज्यूम किया जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो जो लोग थे वो वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक सेंटेंस बनाकर दे दिया जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो द उसमें पहला अगर पॉइंट डाल दिया जाए कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो हमारा वो स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंसेस मिले हैं वो ये मिले हैं कि एनिमल और प्लांट्स दोनों के रिमेन्स मिले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज हमें पता लगती है कि वो लोग दोनों चीजों का कंजम्पशन करते थे। ठीक है, अब डाइटरी प्रैक्टिसेस है वो उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें हम, तो हमें कुछ चर्ड ग्रेन्स के यानी जले हुए अनाज के कुछ सीड्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि हाँ वो लोग जो है अनाज वगैरह ग्रेन्स वगैरह कंज्यूम करते होंगे, उसको खाते होंगे। ठीक है, और अगर वो आया है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर भी होता होगा। एग्रीकल्चर का आइडिया हमने सिर्फ इतनी बात से नहीं लगा लिया कि हमें कुछ चर्ड ग्रेन्स मिल गए तो हमने ये सोचा कि हाँ जी वो एग्रीकल्चर करते होंगे। उसके लिए हमारे पास और बहुत सारे एविडेंसेस हैं चर्ड ग्रेन्स के अलावा, जो हमें बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चर है वो होता था। अब आप में के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि जी अब तक क्या 3000 4000 साल पहले के अनाज का कोई बचा ही पड़ा था क्या वहां पर? एक्चुअली में रियली में हमें जो रिमेन्स मिलते हैं, एक्चुअली में कोई अनाज नहीं मिलता। तो जो वो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, जो रिमेन्स हैं उनको जो स्टडी करता है वो आदमी होता है आर्कियो बॉटनिस्ट। आर्कियो बॉटनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो प्लांट्स के रिमेन्स को आप कह सकते हो या उनकी स्टडी करता है। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट होता है जो प्लांट्स का भी एक्सपर्ट है और हिस्ट्री का भी एक्सपर्ट है। ठीक है, आर्कियोलॉजी में वो इनको स्टडी करता है और वो बताता है कि जी बिल्कुल हाँ ये जो रिमेन्स बचे हैं ना ये किसी न किसी प्लांट के हैं, वो कौन सा प्लांट रहा हो सकता है उसका भी आइडिया लगाया जाता है। ठीक है, तो हाँ हमारी हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन है सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमने तुक्के मारे हैं या हमारे आइडियाज के ऊपर बस बेस्ड है, वो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई है, एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की है, तो हमारे पास ये जो इंटरप्रिटेशन है वो निकल कर आई है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। हम हमें आज लगता है कि हम बहुत डेवलप हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग भी अपने टाइम से बहुत आगे थे। ठीक है, जब हम जैसे जैसे सिविलाइजेशन को आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम बात करेंगे कि उनका जो सिटी प्लानिंग है वो कितनी जबरदस्त थी। ठीक है, उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने अपने घरों में वॉशरूम बना लिए थे। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं ओपन डेफिकेशन फ्री होने की, लेकिन वो लोग उस टाइम पीरियड में अगर अपने घर में वॉशरूम्स वगैरह बनाकर बैठे हैं, वॉश बेसिन के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखकर जो है उन्होंने अपने घर बनाए हैं। तो ये बात तो हम मान के चल ही सकते हैं कि वो लोग अपने टाइम पीरियड में बहुत एडवांस्ड रहे होंगे। वो लोग अपने टाइम पीरियड में इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे, आप सोच के देखिए। ठीक है, इसीलिए आज उनको पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो लोग वास्तव में पढ़ने लायक हैं, आइडल है हमारे लिए। और अगर हम जब उनकी सोसाइटी को पढ़ेंगे ना तो हमें ये चीज भी निकल कर हमारे सामने आएगी कि विमेंस की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी सोसाइटी में। हम आज भी उसको ठीक करने का प्रयास ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम उन लोगों ने आज से 4000 साल पहले कर दिया जो हम अभी तक करने की ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उनमें खासियत रही होगी, इसीलिए आज उनको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए कि इतिहास में लोग हमें याद रखें, हमारे बारे में पढ़ें। ठीक है ना, अभी सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं, इतिहास बनाना भी है। चलिए देखिए,
तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वैसे एक्चुअल प्रैक्टिसेस को कंस्ट्रक्ट कर पाना या रिकंस्ट्रक्ट कर पाना काफी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है जो बता पाए कि एग्रीकल्चर होता कैसे था, तो हमारी ये इंटरप्रिटेशन है। कैसे? कि सील्स के ऊपर हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलता है कुछ चीजों का, ठीक है, टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए कुछ स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर का यूज होता होगा। टेराकोटा अगर आप स्कल्पचर्स या मूर्तियां जिसमें देखोगे हमें बुल का रिप्रेजेंटेशन है वो खूब मिलता है, ठीक है। हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ऐसा बताया जाता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाई जाती है ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस एनिमल से परिचित थे या नहीं थे, किस एनिमल को जानते थे या नहीं जानते थे। मैं देखता हूं कुछ लोग कहते हैं कि जी काऊ से नहीं थे, कसूर नहीं है उनका, आज तक यही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, अगर वो बुल से परिचित हैं, अगर वो बुल को जानते हैं, क्या काऊ को नहीं जानते होंगे क्या? नॉर्मल सी बात है। रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जानते ही नहीं थे, है ना। एक हम कॉमन सेंस भी लगाकर चले तो बुल आया कहां से, बिना काऊ के पॉसिबल है क्या? तो काऊ को जानते थे, ठीक है। हाँ, उन काऊ का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है क्योंकि उस टाइम पीरियड में काऊ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही होगी, ठीक है। तो इसका भी हमें जरूर ध्यान रखना है, कॉमन सेंस को लेकर चलना है साथ में। तो बुल का रिप्रेजेंटेशन किया गया है टेराकोटा स्कल्पचर्स के अंदर, जो क्या कर रहा है, एक हल को खींच रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्कल्पचर्स के अंदर दिखाया गया तो इन रियलिटी भी तो होता होगा। तो इन स्कल्पचर से हमें पता लगता है कि हाँ एग्रीकल्चर होता था। हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग ये मिलता है, ठीक है। टेराकोटा मॉडल यानी आप कह सकते हो मिट्टी का छोटा खिलौना टाइप हमें मिलता है, हल बना हुआ। कहां से मिलता है? चोलिस्तान और बनावली, ये बनावली है, ठीक है। बनावली हरियाणा में है, चोलिस्तान पाकिस्तान में। थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट का हिस्सा जो पाकिस्तान में है उसे चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है। दो जगहों से हमें जो टेराकोटा प्लग के जो एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं, जिससे की बात प्रूव हो जाती है कि हाँ हो सकता है कि वो लोग एग्रीकल्चर करते हो। इसके साथ साथ हमें प्लग्ड फील्ड के एविडेंसेस मिलते हैं, कहां से? कालीबंगा राजस्थान। देखो एक यहां पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जैसे पूछा जा सकता है कि जी अभी तक तो बात चल रही थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो राजस्थान तो के अंदर तो कोई ऐसी ट्रिब्यूटरी नहीं है कि जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हो, तो फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे पार्ट हुआ कालीबंगा राजस्थान? देखो पहली बात तो मैंने आपको यही कहा था कि बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो इंडस वैली से बाहर भी मिली हैं। दूसरी बात, कालीबंगा उस टाइम पीरियड में इंडस वैली का पार्ट था। कालीबंगा उस रिवर के पास बसा हुआ था जो कभी किसी टाइम पीरियड में इंडस की ट्रिब्यूटरी थी और जिसे कहा जाता था सरस्वती, सरस्वती रिवर। अगर हम वापिस मैप पर जाएं, ठीक है, ये रहा कालीबंगा, ठीक है, यहाँ है। तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती थी जिसे सरस्वती कहा जाता था। आज के टाइम पीरियड में उस रिवर को घग्गर कहते हैं, ठीक है ना। सूख गई है नदी, तो बिल्कुल जो कालीबंगा है वो आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था, ठीक है जी। तो एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड, हमें यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जहां पर जो खेत है वो जुते हुए हैं, वहां पर जो काम हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लग्ड फील्ड के एविडेंसेस मिलते हैं वो अर्ली हड़प्पन पीरियड से रिलेटेड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज हैं वो मैच करती हैं किसके साथ? मैच्योर हड़प्पन पीरियड के साथ। वो बात यहां से भी हमें क्लियर हो जाती है कि जो अर्ली हड़प्पन पीरियड है
उससे जो ये पूरी की पूरी जो साइट्स हैं उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या है, सेम है, क्योंकि हमें जो एग्रीकल्चर एविडेंसेस जो प्रॉपर प्लग्ड फील्ड के मिलते हैं वो अर्ली हड़प्पन पीरियड के हैं। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।